Aman, good evening. ओके, तो कल हम एग्जाम किट कर रहे थे, कौन सी? चैप्टर 17, और उसमें 283 तक हमने खत्म कर दिया, ठीक है। हाँ, 283 लास्ट था, तो 284 से स्टार्ट करते हैं। चलो आज क्वेश्चन नंबर 284, लेट्स सी क्या पूछा है। Wherein the financial statements should tax on profit for the current period. क्या? टैक्स ऑन प्रॉफिट। इक्वेशन क्या है? टैक्स ऑन प्रॉफिट। एंड सेकंड क्या है? अनरियलाइज सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन। कहाँ डिस्क्लोज करना चाहिए आपको? एक जो टैक्स है वो इनकम टैक्स, और दूसरा क्या बोला? जो अनरियलाइज सरप्लस, यानी कि रिवैल्यूएशन जो होता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो अनरियलाइज्ड ही होता है, क्योंकि आपको वो गेन कब मिलेगा? जब आप बेचोगे, राइट? तो इन दोनों चीज का प्रेजेंटेशन कहाँ होना चाहिए? तो देखो, टैक्स के लिए ये ऑप्शन है और अनरियलाइज के लिए ये। बता दो मुझे क्या आएगा। ABCD। सी, परफेक्ट। फटाफट सॉल्व करने का इसमें देखो, जैसे ही आप देखोगे ना, देखो ये अनरियलाइज सरप्लस को कैश फ्लो में बताने की बात कर रहा है। भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस में हम क्या ले जाते हैं? बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारा? असेट रिवैल्यूएशन करके जब वैल्यू बढ़ाते, तो लेट्स से अगर 10 लाख की असेट आपकी 20 लाख की हो गई, तो हमें जो 10 लाख का प्रॉफिट है वो तो कब मिलेगा? जब हम बेचेंगे। तो कैश तो आने वाला नहीं है 10 लाख का, इसीलिए तो हम इसको P&L भी नहीं ले जाते, क्योंकि वो अनरियलाइज्ड गेन है। हम कहाँ ले जाते हैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। तो सरप्लस में कैश फ्लो में आने की तो सवाल ही नहीं है। तो देखो ये ऑप्शंस आपको देख के रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये देखो, चेंजेस इन इक्विटी की बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरा आपको तो पता ही होना चाहिए ना कि टैक्स ऑन प्रॉफिट P&L में आता है, और अनरियलाइज्ड सरप्लस भी कहाँ आता है? P&L। उसमें ये यहाँ भी ये कॉम्प्रिहेंसिव में आएगा और ये P&L में आएगा, लेकिन स्टेटमेंट तो हम सेम ही बनाते हैं। हाँ, आपके पास ऑप्शन रहता है दोनों अलग बनाने का। तो एनीवे, सी इज द करेक्ट आंसर। 285। चलो, डिविडेंड है, उससे पहले हम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। लेट्स क्लियर दिस। फॉर एग्जाम्पल, हम कैलेंडर ईयर पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से 2021 की बात करते हैं। तो 2021 के अंदर पहले देखो, दो टाइप के डिविडेंड होते हैं, एक इंटरिम और एक फाइनल डिविडेंड, राइट। इंटरिम का मतलब क्या है? कि 1 ईयर के कम, सी 1 ईयर के पीरियड से कम, यानी उससे पहले का अगर कोई भी छोटा पार्ट, उस पीरियड के लिए आपने डिविडेंड दिया, इंटीरियम, यानी कि बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, राइट। और फाइनल क्या आता है? फुल एंड फाइनल, उस ईयर के रेलेवेंस में होता है। ओके सर, ये तो पता है। दूसरा क्या होता है? डिविडेंड में हमारा रूल क्या है? अगर मैं बोलूं 2021 की बात करते हैं, ठीक है। 2021 में हमने लास्ट डे पे, दिसंबर पे डिसाइड किया कि हम 1 लाख का डिविडेंड देंगे। उसे क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड प्रपोज्ड। अब जनरली हर कंपनी में क्या होता है कि प्रपोजल जो होता है वो शायद हो जाता है या नहीं होता है, लेकिन वो प्रपोजल ही होता है। डिक्लेरेशन तो ऑब्वियसली नहीं होगा। डिविडेंड डिक्लेरेशन का क्या होता है? AGM में होता है ना, जनरल मीटिंग में। तो ऑब्वियसली उस साल की AGM तो वो साल खत्म होने के बाद ही होगी। और हमारा अकाउंटिंग में रूल क्या है कि डिविडेंड हम कब रिकॉर्ड करते हैं? डिक्लेयर हो जाए तब, क्योंकि तभी कंपनी का लायबिलिटी बनता है। इक्विटी को पता है ना हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल ओनर है वो, यानी कि सब कुछ बेच बाग के बाद अगर जो कुछ बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। कहने का मतलब है कि उसका कोई राइट ही नहीं होता है।
तो उसका कोई डिविडेंड मांगने का हक ही नहीं है। इसीलिए सिर्फ हमने जब प्रपोज किया होता है तो कोई इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो हम पे केस करके मांग सकता है कि भाई आपने बोला था तो दे दो। गॉट इट? लेकिन हमारा ओके हो गया। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, उसका कोई राइट नहीं होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, जब डिक्लेयर होता है तभी उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या है कि उसका प्रॉफिट या लॉस में हम एक्सपेंस या मांगते हैं या फिर इक्विटी में मांगते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 2021 में हम बोल रहे हैं डिविडेंड प्रपोज 1 लाख, तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, राइट? यू आर विथ मी? अब जब 2022 आएगा ना फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होगा पता है, ये डिविडेंड डिक्लेयर भी हो जाएगा और पे भी हो जाएगा, लेकिन होगा कौन सा? 21 का डिविडेंड, राइट? तो जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा तो क्या होगा, कैश फ्लो होगा आपका, कैश आउटफ्लो। और दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा फ्रेंड्स? पता है ना हमारा रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला क्या रहता है? ओपनिंग रिटेन अर्निंग प्लस प्रॉफिट और माइनस लॉस, और बाद में हम क्या करते हैं, डिविडेंड पेड। तो आंसर क्या आता है? क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, राइट? यानी एक इफेक्ट आएगा आपका कैश फ्लो में और दूसरा कहाँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पता है ना, रिटेन अर्निंग्स तो वही होता है ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। तो कहने का मतलब ये है कि 21 का अगर डिविडेंड है तो उसके रिलेशन में 21 में तो कोई एंट्री होगी ही नहीं, क्योंकि प्रपोज ही होगा। जनरली अगर डिक्लेयर्ड बोला होता तो हम बुक कर लेते। और उसमें फिर क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर में वो डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है तब हम एक इफेक्ट क्या देंगे कि उसको कैश देना पड़ेगा जब पे करेंगे, और दूसरा क्या है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में से निकाल देंगे उसको, ताकि हम हमारा क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स फाइंड कर पाए, राइट? और इंटरिम का क्या है, तो इंटरिम में तो साल के बीच में ही आएगा और पे हो जाएगा, तो उसमें भी सेम, राइट? बस डिविडेंड का ये लॉजिक होता है, वो मैंने बताया, वैसे आपको पता ही है, लेकिन क्योंकि पूरा क्वेश्चन उस पर बेस्ड है तो मैंने आपको एक ब्रश अप करा दिया कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या आंसर आएगा। उसने 3 इंफॉर्मेशन दी है आपको डिविडेंड के रिलेशन में, और अपना ईयर एंडेड क्या है देखो, 30 जून 2016। तो बोल रहा है कि ऊपर जो फिगर्स हमने बताई वो मुझे पी एंड एल में दिखा नहीं है। कौन से पी एंड एल में? ईयर एंडेड 30 जून वाले में और बैलेंस शीट में। तो क्या आएगा, अब 160 का डिडक्शन, 140, 0, 0, 120, 0, इसमें से क्या ऑप्शन सही है? 3 डिविडेंड की इंफॉर्मेशन दी गई है। सितंबर 2015 में क्या बोला, फाइनल डिविडेंड कौन सा है, ईयर एंडेड 30 जून 2015। देखो हम 30 जून 2016 का बना रहे हैं, यानी कि ये प्रीवियस ईयर की बात है। तो प्रीवियस ईयर का $1 लाख का जो डिविडेंड था वो हमने क्या किया, पे किया। कब? इस साल में। डिक्लेयर हुआ था अगस्त 15 में, यानी कि देखो 30 जून के बाद, यानी जून में तो कुछ हमने वो बुक नहीं किया होगा डिविडेंड पेएबल करंट लायबिलिटी, और जब अगस्त में आप डिक्लेयर कर दोगे तो क्या कर दोगे, करंट लायबिलिटी हो जाएगा आपका वो, क्योंकि आपने डिविडेंड पे करने का प्रॉमिस कर दिया, और वो 1 लाख आपने साल के अंदर पे किया, राइट? यानी कि हम है ईयर एंडिंग 30 जून 2016 में, ठीक है। तो ये क्या है, पिछले साल का जो डिक्लेयर कब हुआ, हमारे ईयर में, क्योंकि देखो जून तक तो चला गया था ना, तो अगस्त में डिक्लेयर हुआ, यानी जून तक तो लायबिलिटी नहीं थी। तो 1 लाख का जो पिछले साल का डिविडेंड है वो डिक्लेयर हुआ हमारे ईयर में और पे भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इंटरिम डिविडेंड जो अपना ही है, यानी कि ये क्या है, प्रीवियस ईयर का है, और ये करंट ईयर का ही इंटरिम डिविडेंड है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, और वो पे भी हो गया, ठीक है। हमारे इसी साल का इंटरिम डिविडेंड और पे भी हो गया, और कब हुआ, मार्च 16। अभी ये क्या है, डिक्लेयर किया है अगस्त 16 में, यानी कि ये हमारे साल का फाइनल डिविडेंड है, राइट? लेकिन देखो डिक्लेयर कब किया, अगस्त को, पे कब किया, सितंबर में, और हमारा साल कब खत्म हुआ, 30 जून 2016, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से आप मुझे बताओ कि क्या पी एंड एल में जाएगा और क्या बैलेंस शीट में आएगा।
बी रज, व्हाट डू यू थिंक? नो आइडिया। एनीवेज चलो, बहुत टाइम हो गया। आंसर इज डी। तो अमन का आधा आंसर तो राइट है, उससे ये तो पता चल गया है कि बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा। बैलेंस शीट में सब फ्रेंड्स तब आता है जब डिक्लेयर हो, और डिक्लेयर होके भी क्या आता है कि लायबिलिटी होती है, जब करंट लायबिलिटी। लेकिन सीधी सी बात है, जो पिछला ये 1 लाख डिविडेंड है वो तो डिक्लेयर हुआ अगस्त 15 में, और साल खत्म होने से पहले पे भी हो गया। तो वो डिविडेंड क्यों होगा बैलेंस शीट में? इंटरिम डिविडेंड भी देखो, पे हो गया है साल खत्म होने से पहले, तो बैलेंस शीट में ऑब्वियसली करंट लायबिलिटी में वो भी नहीं होगा। और जो लास्ट पार्ट है वो तो डिक्लेयर ही अगस्त 16 हुआ साल खत्म होने के बाद, तो ऑब्वियसली उसको तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे 30 जून 2016 वाले में। तो बैलेंस शीट में तो जीरो आएगा, वो तो क्लियर है। उसी तरह से पी एंड एल में देखो, ये 1 लाख जो है, और दूसरा डिविडेंड तो आता ही नहीं है ना पी एंड एल में। हम डिविडेंड को एक्सपेंस बोलते हैं क्या? मैंने क्या वर्डिंग बोला था आपको? व्हाट इज डिविडेंड, याद है? एक्सपेंस नहीं है ये। क्या वर्ड बोला था मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, याद है कुछ? भूल गए? व्हाट्स द टर्मिनोलॉजी फॉर डिविडेंड? इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पता चला? एक्सपेंस तो आप बाहर वाली पार्टी के लिए कुछ पेमेंट करते हो उसे बोलते हैं जो आपका एक्सपेंस है। डिविडेंड तो क्या है? शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, तो ओनर को अगर आप कुछ दे रहे हो तो आपका एक्सपेंस थोड़ी ना है, वो तो आपने जो इनकम कमाया वो आप अपने आप अंदर आप बांट रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एक दूसरे के अंदर। तो डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसीलिए वो पी एंड एल एंड ओसीआई में आता ही नहीं है। कहाँ आता है? रिटेन्ड अर्निंग में माइनस होता है ना डिविडेंड पेड, और हमारा क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग आता है। क्यों पी एंड एल में नहीं आता? क्योंकि डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस, डिविडेंड पेड इज नॉट एन एक्सपेंस, गॉट इट? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कोई मालिक अगर फर्म में से कंपनियों से पैसा उठाता है वैसी बात है, क्योंकि ये कंपनी है तो क्या हो गया, शेयर होल्डर्स है। तो क्योंकि वो एक्सपेंस है ही नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तो वो पी एंड एल ओसीआई में तो आने का सवाल ही नहीं है। गॉट इट? तो उसमें भी जीरो ही आएगा। एनी डाउट कि आगे बढ़े? अगर नहीं है तो, डाउट है तो चैट में लिखो, और नहीं है तो चलो 286 करो। फर्स्ट, एन एंटिटी मेक्स अ राइट इश्यू इफ इट विश्ड टू रेज मोर इक्विटी। बोल रहा है कि राइट इश्यू करने से इक्विटी कैपिटल बढ़ेगा। जब हमें ज्यादा फंड लाना हो, इक्विटी कैपिटल रेज करना हो, तो हम राइट इश्यू कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। राइट इश्यू का कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को लोअर देन मार्केट वैल्यू पे हम शेयर्स ऑफर करते हैं, राइट? सेकंड, राइट इश्यू माइट, यानी क्या है? माइट बोला है, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन कर सकता है क्या? इंक्रीज द शेयर प्रीमियम, वेयर एज बोनस इश्यू इज लाइकली टू रिड्यूस इट। ट्रू, क्योंकि आप माइट बोला यानी हो सकता है ना आप मार्केट वैल्यू से कम दोगे, लेकिन नॉमिनल से तो ज्यादा ही दोगे जनरली, तो शेयर प्रीमियम आएगा। और बोनस का हमारा एंट्री क्या रहता है? फ्री रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो हम पहले उसी को यूज करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम क्या यूज करते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट? थर्ड, a right issue will always increase the number of shareholders। इसमें ये स्टेटमेंट दे रहा है कि ऑलवेज। अभी राइट में क्या होता है फ्रेंड्स? फॉल्स है, हाँ राइट। आपको एक राइट दिया जाता है, किसको दिया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर।
तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर राइट एक्सरसाइज कर देंगे, राइट, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो चेंज ही नहीं होगा ना। हाँ, सबकी शेयर होल्डिंग चेंज होगी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो वही रहेगा। पर एक दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि ये राइट एंड आप सेल कर सकते हो। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और आपको राइट इश्यू का राइट आया, ये राइट आप सेल कर सकते हो दूसरे को। तो उस केस में होता है कि शेयर होल्डर का नंबर बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो दूसरा शेयर होल्डर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है तो। लेकिन क्योंकि इसने क्या बोल दिया, ऑलवेज, तो नहीं, ऑलवेज तो इंक्रीज नहीं होगा ना। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर राइट एक्सरसाइज कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो बढ़ेगा ही नहीं, राइट। लास्ट, अ बोनस इश्यू विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। क्या लग रहा है, फॉल्स? तो अगर यहाँ पे डिक्रीज लिखा होता तो ट्रू होता कि फिर मार्केट वैल्यू पे उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं होता? क्या लगता है? अगर बोनस इश्यू विद रिजल्ट इन डिक्रीज इन मार्केट क्वेश्चन होता तो आपका आंसर चेंज होता या नहीं होता? नो इम्पैक्ट। अमन इज सेइंग नो इम्पैक्ट। ब्रज, आपने इसका ट्रू बोला है लास्ट का कि आगे बोल रहे थे कि डिक्रीज से मार्केट वैल्यू, बोनस इश्यू से डिक्रीज होगा मार्केट वैल्यू, ऐसा बोल रहे हो आप ब्रज? नो चेंज? क्या यार, आप पलटी मार देते। सी, बोनस इश्यू से मार्केट वैल्यू डिक्रीज होगी, सिंपल लॉजिक। आप कोई भी शेयर उठा के देख लो। अभी हम देखें तो डीमार्ट का शेयर प्राइस देखें, एवेन्यू सुपरमार्ट्स क्या रेट चल रहा है, 4006। मान लो आपके पास इसके 100 शेयर्स है फ्रेंड, क्या है, 100 शेयर्स, राइट। डीमार्ट के शेयर का प्राइस क्या चल रहा है अभी, अप्रोक्सीमेटली 4000 पर शेयर। वो क्या है, मार्केट वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू तो होगा उसका बुक्स में कुछ 100 रुपीज है ऐसा, राइट। लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है, 4000 पर शेयर। अब मान के चलो कि व्रज के पास 100 शेयर्स है एवेन्यू सुपरमार्ट के, और कल कंपनी बोनस इश्यू कर, बोनस अनाउंस करती है और बोलती है 1:1 कि अगर आपके पास एक शेयर है तो मैं आपको एक शेयर फ्री में दूंगा। तो दूसरे दिन व्रज का शेयर होल्डिंग कितना हो जाएगा, यानी इतना एक दिन में नहीं हो जाता, बट वी आर टेकिंग एग्जांपल कि बोनस मिलने के बाद व्रज का शेयर होल्डिंग क्या हो जाएगा, 200 शेयर्स, क्योंकि 1:1 है। अब आपको क्या लगता है कि अगर आज मेरा मार्केट वैल्यू शेयर का 4000 पर शेयर है और कल अगर कंपनी बोनस अनाउंस करती है तो क्या डबल हो जाएगा प्राइस? हाँ, नहीं तो रोज कंपनी बोनस इश्यू ही करेगी ना, एक बार रिस्ट्रिक्ट करके कि भाई आज हमारे शेयर का प्राइस 4000 है, एक एक बोनस और दे देते तो हमारे शेयर का प्राइस 8000 हो जाएगा, उसके बाद 16000। ऐसे थोड़ी होता है, मार्केट फुलिश थोड़ी ना है। वो बोलेगा कि तू भाई कल भी तेरे 4000 ही लगे हुए थे और आज भी तेरे 4000 ही है। कहने का मतलब क्या है कि तब जब 100 शेयर पे पर शेयर 4000 मार्केट वैल्यू है ना, तो 200 शेयर्स पे अपने आप आपकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000। गॉट इट? तो बेसिकली तब क्या होता था, एक शेयर से क्या आता था, $4000 आते आपके पास, लेकिन अभी एक शेयर का मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, 2000। तो सेम अभी भी आपके पास 2 शेयर्स होंगे तो आपका वैल्यू क्या रहेगा, 4000 ही रहेगा, क्योंकि पर, आप लॉजिक समझे, गॉट द लॉजिक? यस ब्रज, एकदम क्लियर हो गया कि रिपीट करें कुछ? सिंपल सा मैथ्स है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे अगर बोनस इश्यू करने से प्राइस बढ़ेगा तो सब बोनस इश्यू करेंगे। तो बेसिकली सिंपल मैथ्स है, अगर आपके पास एक शेयर था और आपका वैल्यू क्या था, 4000, अगर 1:1 बोनस इश्यू भी होगा ना तो आपके पास 2 शेयर्स होंगे, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 2000 पर शेयर। तो कहने का मतलब क्या है कि बोनस इश्यू से मार्केट वैल्यू पर शेयर डिक्रीज होती है, ईच शेयर, टोटल मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होती है फ्रेंड्स। गॉट इट? ऐसा नहीं है कि बोनस इश्यू करने से कंपनी का शेयर का
मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा, पर शेयर, एक शेयर का इंडिविजुअल मार्केट प्राइस रिड्यूस हो जाता है। तो गॉट इट, तो आंसर नो इम्पैक्ट नहीं है। बोनस इश्यू करने से क्या होता है, मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाता है पर शेयर, टोटल मार्केट वैल्यू रिमेन्स सेम। इजी। चलो नेक्स्ट। कल इसी तरह का सम था, उसमें डेबिट बैलेंस था, इसमें उसने क्रेडिट बैलेंस दिया। क्या बोल रहा है वो कि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस है 3400 का, किसका, टैक्स लायबिलिटी का। यानी आपको पता है ये क्या है, प्रीवियस ईयर का है। और उसने क्या बोला, इस साल हमने क्या एस्टिमेट किया है, 67,900। चलो क्या आएगा, ए बी सी डी, पी एंड एल में क्या आएगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा। क्या हो यार, अभी तक आंसर नहीं आया। देखो कोई भी एक्सपेंस होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, और इनकम होता है उसका क्रेडिट बैलेंस है। अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस है 3400 का, उसका मतलब क्या है कि पिछले साल आपने एक्सेस एक्सेस एक्सपेंस बुक कर दिया था, यानी इसलिए इस बार उसका क्रेडिट है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, हाँ सी। तो 60, यानी कि आपका पी एंड एल देखो वो क्या होगा, क्योंकि लास्ट ईयर आपने 3400 ज्यादा एक्सपेंस ले लिया था, तो वो इस बार सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 64500। और फ्रेंड्स बैलेंस शीट में तो क्या आता है, करंट लायबिलिटी। तो ये तो जो 3400 है वो अगर कम था तो वो तो हमने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया होगा। तो बैलेंस शीट करंट लायबिलिटी में तो हमारा करंट ईयर का प्रोविजन ही आता है, तो वो तो क्या है, 67900। गॉट इट। अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस की जगह डेबिट बैलेंस होता तो आप क्या करते, 3400 प्लस 67900। गॉट इट। अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन का कॉन्सेप्ट है। 288, अ सेल हैज बीन मेड ऑन अ क्रेडिट। क्या किया है, सेल किया है क्रेडिट पे, और वो बोल रहा है पेमेंट इज ड्यू इन 12 मंथ्स टाइम। करंट एसेट बोलोगे या नॉन करंट, सी और एनसी लिख सकते हो आप, करंट राइट। चलो मैं अगर इस क्वेश्चन में ऐसा बोलता 13 मंथ्स, तो क्या बोलते आप, करंट या नॉन करंट। अमन इज सेइंग करंट, बाकी लोग। 12 मंथ तो हमें पता है करंट है, लेकिन 13 होता तो करंट। बताओ क्या टर्मिनोलॉजी है, किस वजह से हम उसको करंट बोलते हैं, क्या वर्डिंग क्या है हमारा डेफिनेशन में। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, इसलिए वो हमेशा करंट ही आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। उसी तरह से बैंक ओडी में भी आपको देखना ही नहीं है वो क्या ईयर्स ईयर्स बोल रहा है। बैंक ओडी का फ्रेंड्स फीचर क्या होता है पता है, इट इज ऑन डिमांड पेएबल, यानी जब भी बैंक मांगी तो आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो बैंक ओडी इज ऑलवेज करंट लायबिलिटी। गॉट इट। परचेज इज अ स्मॉल नंबर ऑफ शेयर इंटेंट्स टू ट्रेड। अब जब भी कोई चीज खरीद तो सेल करने के लिए, तो ये तो काइंड ऑफ आपके बिजनेस जैसा ही हो गया ना। हाँ, आपका बिजनेस शेयर खरीदने बेचने का नहीं है, लेकिन व्हेन यू परचेज एनीथिंग विद इंटेंशन टू सेल, तो वो क्या हो जाएगा, करंट ही होगा। हम क्या मान रहे हैं कि ये तो बस अभी हमारे लिए पास है, हम कभी ना कभी इसको जल्दी अब बेच देने वाले, राइट। और लास्ट पॉइंट में कुछ समझाने जैसा है नहीं, बैंक लोन है और 5 इयर्स का टर्म है, नॉन करंट। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, इतना सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। अभी ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या होता है फ्रेंड्स, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, और क्या होता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। दूसरा क्या हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग्स, टोटल।
राइट। अब ये सारे इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे पुट करते हैं। उसने क्या बोला है कि टोटल क्या होगा किसमें, इक्विटी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, टोटल यानी टोटल हो जाता है, ये सारा इक्विटी का ही पार्ट है, पता है ना। एनीवेज सबसे पहले देखो, इसमें हम फॉर्मेट वॉर्मेट की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली आपको क्या पड़ता है, यहाँ पे ओपनिंग लिखना पड़ता है, फिर अलग अलग एक एक नीचे नीचे कॉलम में लिखना पड़ता है। लेकिन वो तो आपको अगर फेयर में 20 मार्क्स वाले में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूछा हो तो, अभी तो आपको एमसीक्यू पूछा है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली फिगर लोगे और जहां भी उसका रिस्पेक्टिव कॉलम है उसमें उसको पुटअप कर देंगे। तो जैसे कि रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो यहाँ पे ले लेंगे, कितना है 2,30,000। इक्विटी इंटरिम डिविडेंड पेड का इंपैक्ट क्या आता है फ्रेंड्स, 12,000 माइनस हो जाएगा, कहां से, रिवैल्यूएशन सरप्लस में से, रिटेन अर्निंग में से। जाग रहे हो ना। पता है ना, रिटेन अर्निंग का हमारा फॉर्मेट क्या रहता है, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस एंड माइनस डिविडेंड पेड, आंसर आता है क्लोजिंग। तो डिविडेंड पे किया, इंट्रीम हो या फाइनल, वो क्या करेगा, रिटेन अर्निंग्स में लेस होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट कहां जाता है फ्रेंड्स, रिटेन अर्निंग्स में, पर क्या वो बिफोर टैक्स होता है। याद है ना हमारे पी एंड एल का फॉर्मेट क्या आता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था, उसके बाद इन्वेस्टिंग इनकम, इंटरेस्ट इनकम, उसके बाद क्या आता था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से हम टैक्स निकाल देते, राइट। उसके बाद जो फिगर आती थी वो हम रिटेन अर्निंग्स में ले जाते हैं, करेक्ट और नॉट। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं ले जाना है, हमें क्या ले जाना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये देखो प्रॉफिट वाले कितने हैं, एक तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया कितना 178, उसके बाद देखो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी यानी कि टैक्स, तो 178 माइनस 45 किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो टैक्स रिलेटेड एक और है, अंडर प्रोविजन फॉर टैक्स इन प्रीवियस ईयर। फ्रेंड्स अंडर प्रोविजन यानी कि लास्ट टाइम हमने कम खर्चा बुक किया था, यानी कि इस बार एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट में से और माइनस करेंगे, राइट। तो बोलो क्या आया फिगर, 178 प्लस 4 माइनस 45,000 माइनस 5600, क्या आया, 127,400, परफेक्ट। तो यहाँ पे लिख दूं रिटेन अर्निंग्स में, पता है ना रिटेन अर्निंग्स में हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लिख लेते, डायरेक्ट वो ये मत उठा लेना, हम क्या लिखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आफ्टर टैक्स में दो एडजस्टमेंट थे, एक इस साल का टैक्स और पिछले साल का अंडर और ओवर प्रोविजन। बैलेंस शीट में फ्रेंड्स यही जाता है, लेकिन पी एंड एल में तो हम इंपैक्ट देते हैं ना, पिछले साल अगर कम एक्सपेंस लिया था तो इस बार प्रॉफिट रिड्यूस करना पड़ेगा, अगर ज्यादा एक्सपेंस लिया होता तो क्रेडिट होता। एनीवेज अब क्या बचा, क्या लगता है इस लाइन का कोई इंपैक्ट आएगा, 8% $1 प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आएगा इसका इंपैक्ट, ये ऐसे दिया हुआ है, शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर को, ब्रज ओम क्या लग रहा है, जब उसने बोला है कि वो 8% प्रेफरेंस शेयर है तो वो क्या होगा, 8% का आपको डिविडेंड रिसीव करना पड़ेगा ना, प्रेफरेंस शेयर में तो फिक्स होता है, इट्स अ काइंड ऑफ लायबिलिटी। तो अगर प्रेफरेंस शेयर है उसका 8% डिविडेंड है, 1 लाख पे 8% कितना होगा 8,000, तो वो भी कहां से माइनस होता है डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स में से, गॉट इट। ये ऐसे ही नहीं दिया, ये 8% उसका रेट है तो आपको वो डिविडेंड देना पड़ता है। लोग प्रेफरेंस शेयर्स क्यों लेते हैं इक्विटी शेयर्स की जगह, दो रीजन है, एक तो आपको प्रेफरेंस शेयर के आगे जो परसेंटेज लिखा होता है वो 100 के लिए नहीं होता है, वो कंपनी आपको देती है
गॉट इट। और दूसरा क्या है, एज द नेम सजेस्ट, प्रेफरेंस, यानी कि जब भी लिक्विडेशन होगा तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगा ओवर इक्विटी शेयर्स। गॉट इट। तो जब भी प्रेफरेंस शेयर देखोगे तो उसके आगे ऐसा होगा 7%, 9%, 8.5%, वो परसेंट क्या होता है, उसका डिविडेंड का रेट, तो वो भी रिड्यूस होगा आपके रिटेन अर्निंग्स में से। तो ऐसे ही नहीं दिया था, उसका 8,000 हमें लेना था। प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ 2000 इक्विटी, $1 क्या है ये, 2000 $1, ये $1 क्या है फ्रेंड्स, या नॉमिनल वैल्यू। सो नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से शेयर कैपिटल कितना हुआ, 2000 इंटू 1 2000, और शेयर प्रीमियम क्या हुआ बाकी का। और लास्ट वाली लाइन का इफेक्ट बोल दो चलो, इक्विटी डिविडेंड को कहां माइनस करेंगे 30,000 को, रिटेन अर्निंग में से। प्रपोस्ट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डिक्लेयर होने के बाद ही हमारा लायबिलिटी बनता है, हम पे होने के बाद ही निकालते हैं उसको, राइट। तो बस टोटल पूछा है, कर दो। क्या है टोटल, सी, पक्का। हम्म इसी तरह इसमें आपका सम सब इजी रहेंगे, आपको सब कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या आता है, तो आप ये सम कैसे सॉल्व करो। बाकी तो कुछ था नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस को हमने यहाँ सरप्लस में रख दिया, 12,000 इक्विटी इंटरिम डिविडेंड वो रिटेन अर्निंग में से माइनस होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को नहीं लेते, क्यों, क्योंकि हमारे रिटेन अर्निंग्स में हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लाते हैं, तो प्रॉफिट के साथ हमने तीनों टैक्स के एडजस्टमेंट कर लिए। ये प्रेफरेंस शेयर का 8% का मतलब वो डिविडेंड होता है, तो ये हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या था, हाँ, इक्विटी का $1 है यानी नॉमिनल था, तो उससे हमें ये शेयर कैपिटल मिल गया और शेयर प्रीमियम, प्रपोज वाले को लेना नहीं था। तो सिंपल एकदम, बस कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। चलो थियरी है, एबीसीडी। ट्रू इन रिलेशन टू ए प्रेफरेंस शेयर, बोल रहा है वोटिंग राइट्स, भाई वोटिंग राइट्स नहीं होते प्रेफरेंस शेयर में, प्रायोरिटी, हाँ इसलिए तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर, प्रायोरिटी ओवर इक्विटी डिविडेंड, देयर डिविडेंड इज रिलेटेड टू प्रॉफिट्स। नहीं, प्रॉफिट से रिलेटेड होता है क्या, हम उसके नाम के आगे रेट लगाते हैं ना, क्योंकि उसका क्या है, प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको 8% डिविडेंड उसको देना ही है, इसलिए तो उसका नाम प्रेफरेंस शेयर है। तो क्या आएगा 290 सी डी। अभी देखो क्या बोल रहा है, 1,03%, यानी कि ये क्या है, प्रेफरेंस शेयर का रेट, $1 यानी ये क्या है, नॉमिनल वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, फ्रेंड्स दो टाइप के शेयर्स होते हैं, कौन से प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक रिडीमेबल एक इररिडीमेबल। रिडीमेबल किस तरह का, हम क्या बोलते हैं, इट इज लाइक डेट, और इररिडीमेबल हम क्या बोलते हैं, इट इज लाइक इक्विटी। पता है ना, हमने ये पढ़ा था पहले। तो अभी आप समझो ये रिडीमेबल है 3%, यानी कि काइंड ऑफ डेट, लायबिलिटी, और 98 सेंट्स पर शेयर, यानी आपको पता चला 98 सेंट्स, यानी कि $1 पूरा नहीं मिला हमने, जब हमने इश्यू किया ना प्रेफरेंस शेयर्स, हमने डिस्काउंट पे इश्यू किए, राइट। तो हमने $1,00,000 के नॉमिनल वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर तो इश्यू किए, लेकिन हमें मिला कितना, 98,000। गॉट इट। अब उसकी अकाउंटिंग एंट्री पूछी हुई है, अकाउंटिंग एंट्री में सिंपल है, शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल आएगा ही नहीं,
क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जो रिडीमेबल होता है, हमने क्या बोला, इट इज लाइक डेट। तो शेयर कैपिटल आने की बात ही कहां से आई? तो फर्स्ट एंट्री आएगा कैश 98,000 और लायबिलिटी हो गई अपनी 98,000। बस यही लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि रिडीमेबल इज अ डेट, तो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम आने का कोई सवाल ही नहीं है उसमें। Which of the following items change immediately after bonus? Immediately यानी कि ये दोनों तो चेंज होता ही है भाई। कैश वाले को तो पहले ही कैंसिल कर देना है कि बोनस में आएगा ही नहीं। अब ये डी जो है वो क्या बोल रहा है, शेयर प्रीमियम एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये दोनों तो क्या है, कब हो सकते हैं? देखो सबसे पहले बोनस इश्यू पे हम क्या करते हैं, शेयर प्रीमियम में बैलेंस हो तो उसको यूज कर देते क्योंकि वो स्पेसिफिकली शेयर के लिए है। उसके बाद हम अगर वो यूज होने के बाद भी हमारा डिविडेंड अरे बोनस का कैपिटल रहता है तो कहाँ करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो ये दोनों आ सकते हैं बोनस इश्यू में, लेकिन जरूरी नहीं हर बार आए। अगर शेयर प्रीमियम से ही अगर सफिशिएंट होता है तो आपको रिटेन्ड अर्निंग चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि शेयर प्रीमियम एंड रिटेन्ड अर्निंग्स आए, लेकिन उससे भी बेटर आंसर क्या है, बी, कि इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ये तो पक्का है ना कि भाई बोनस में इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करना है, वो भी पक्का है, और रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट करना है, वो भी पक्का है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 293 एडवांटेजेस ऑफ अ बोनस इश्यू। बोल रहा है चीपेस्ट वे टू रेज फाइनेंस। भाई बोनस से कहां फाइनेंस आता है? आता है, हम फ्री में देते हैं भाई। एंटिटी मोर मार्केटेबल, क्या लग रहा है? बोनस इश्यू करने की वजह से वो बोल रहा है कि शेयर्स आर मोर मार्केटेबल। क्या लग रहा है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, परफेक्ट। अभी हमने डिस्कस किया ना, वो 4,000 का शेयर था तो शायद कोई इतना मार्केटेबल नहीं था, लेकिन वो अगर 2,000 हो जाता है आफ्टर 1:1 का बोनस पे, तो मार्केट प्राइस इजी है ना, कंपेयर टू अर्लियर वो ज्यादा मार्केटेबल है। कोई चीज अगर ज्यादा वैल्यू होती है तो उसका सेल कम होता है। अभी आप एग्जांपल लो तो पूरे इंडिया में टाटा की, मारुति की कितनी कार सेल हो जाती है। उसी तरह से ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू की कार्स क्या है, वैल्यू हाई होता है, तो ऑब्वियसली वो भी प्रॉफिट भी हाई होता है उनका, लेकिन जो क्वांटम होता है मार्केटेबिलिटी, वो क्या होती है उसकी, लो हो जाती है। तो हायर द प्राइस तो मार्केटेबिलिटी क्या होती है, लो होती है, और अगर आप उसी चीज का भाव अगर कम कर दोगे तो ज्यादा सेल होगा, राइट। तो 4,000 में क्या है कि एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट। लेकिन बोनस इश्यू के बाद अगर वो 2,000 होता है, 1,000 होता है, आप क्या कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू कम होगा, वो हमने डिस्कस किया बोनस इश्यू के बाद। तो जो भी कम हुआ वो पहले से ज्यादा मार्केटेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट प्राइस फॉल हुआ। थर्ड बोल रहा है टोटल रिजर्व विल इंक्रीज। क्या लग रहा है, रिजर्व बढ़ता है बोनस इश्यू से? हम बोनस को क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। कहने का मतलब क्या है कि रिजर्व को निकालकर उसका बोनस इक्विटी कैपिटल बना रहे, तो रिजर्व डेबिट होता है और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। तो एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है। लास्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल इज ब्रॉट मोर इनटू लाइन विद द एसेट्स एम्प्लॉयड। ये राइट है, क्यों पता है? जब आपके बैलेंस शीट में फालतू के रिटेन्ड अर्निंग्स होते हैं ना, तो यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स होगा, इक्विटी कैपिटल होगा, लायबिलिटी होगा, और यहाँ पे असेट्स होगा। लेकिन ये क्या है, अनरियलाइज्ड होता है, फ्री रिजर्व है। तो जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये जो वैल्यू है आपकी वो ज्यादा क्लोज जाएगी असेट एम्प्लॉयड यानी टोटल असेट माइनस लायबिलिटी। तो जब आप ये रिटेन अर्निंग का जो वैल्यूज है वो उसको इक्विटी कैपिटल में ले आओगे तो ये फिगर क्या है, ज्यादा क्लोज जाएगी आपके असेट एम्प्लॉयड के साथ। ठीक है, टू 294 क्या बोला, 12% की लोन नोट्स 380 में, नॉमिनल वैल्यू 4 लेके हमने 380 में इश्यू किए। कब? 1 अगस्त 2016। अगस्त 2016 ईयर एंडेड कब है अपना, 30 सितंबर, यानी कि 2 मंथ में, अगस्त सितंबर। क्या बोल रहा है, पूरे साल के अंदर इसके रिलेशन में कौन सी एंट्रीज, तो उसने 2 एंट्रीज बोली हुई है आपको। एक क्या है, जो इनिशियल रिकॉर्डेड, जब इनिशियल ट्रांजेक्शन हुआ उसका रिकॉर्डिंग, और दूसरा क्या है, वो ईयर एंड में आप जो इंटरेस्ट बुक करोगे वो 2 एंट्रीज बताई हुई है। ठीक है उसने, तो सिंपल सी बात है, जब कैश आई तो कितनी आई थी फ्रेंड्स,
3,80,000, तो यानी कि 4 लाख कैश तो आया ही कहां से भाई? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, वो पता चल गया। अब उसके बाद क्या आया? कैश टू नॉन करंट, कैश टू नॉन करंट। देखो यहाँ पे भी कैश 4 लाख बोला है, यानी ए और सी तो गलत है आउटराइट। बी और डी में चांसेस है क्योंकि दोनों राइट है। 380 का कैश आया था और हमारा लाइबिलिटी भी क्रेडिट हो जाएगा 380 से। अभी आपको क्या गिनना है? इंटरेस्ट 3,80,000 आपने लिया था। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट क्या आएगा? फर्स्ट एंट्री मैंने बता दी, सेकंड आप बता दो। रजित सिंह 7600। अमन होम, क्या व्यू है आपके? 8,000। 8,000 इज द करेक्ट आंसर। लोन का इंटरेस्ट फ्रेंड्स हमेशा फेस वैल्यू पे गिना जाता है, इसलिए तो उसको हमने 4 लाख लोन नोट्स बोला है ना, नहीं तो ये फिगर ले आने का मतलब ही क्या? हमने डिस्काउंट पे लोन लिया, यानी हमको 380 मिला है, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है। नॉमिनल वैल्यू का इंपॉर्टेंस हमारे अकाउंटिंग में दो चीज में है। किसमें? जब आपका डिविडेंड भी इश्यू होता है ना फ्रेंड्स, तो वो इक्विटी के नॉमिनल पे होता है। अगर मैं बोलता हूँ ना 10% डिविडेंड, तो वो 10% ऑफ नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर होता है। उसी तरह से लोन का भी जो रेट होता है ना, वो किस पे होता है? नॉमिनल रेट पे। तो यहाँ पे हमें 380 मिला था, लेकिन हमारा नॉमिनल अमाउंट क्या है फ्रेंड्स लोन का? 4 लाख। तो लोन अमाउंट उस पे ही आएगा, कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, नॉमिनल अमाउंट पे ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो 7600 नहीं करना है। रेवेन्यू रिजर्व्स वुड डिक्रीज इफ अ कंपनी डज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? रेवेन्यू रिजर्व यानी कि आपका रिजर्व डिक्रीज होगा। सेट असाइड प्रॉफिट टू पे फ्यूचर, नहीं। असाइड करोगे तो आप किसी और हेड में रखोगे, लेकिन रिजर्व तो रहेगा ही ना वो। अमाउंट इनटू जनरल रिजर्व, यानी अगर रिटेन्ड अर्निंग को आप जनरल रिजर्व में या कोई और रिजर्व में ले जाओगे, उससे भी क्या आपके रिजर्व्स तो कम नहीं होंगे ना, क्योंकि यहां से गया तो दूसरा भी तो रिजर्व ही है। इश्यूड शेयर सेट प्रीमियम, तो उससे आपका रिजर्व बढ़ेगा, राइट? शेयर प्रीमियम क्योंकि क्रेडिट होगा ना, तो आपका रिजर्व बढ़ा। तो ये दो तीनों तो है ही नहीं। पे डिविडेंड, अब डिविडेंड पे करने से क्या होता है पता है ना? हम क्या लिखते हैं हमारा फॉर्मेट में? ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, उसके बाद क्या लिखते हैं? माइनस डिविडेंड पेड। यानी कि डिविडेंड पे करने से क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा रिजर्व यानी कि रिटेन्ड अर्निंग कम होता है, राइट और नॉट? 296। रडार कंपनी has accounted for revaluation of building in its financial statements। हमारा ईयर एंड क्या है? 31st December 2040। ओके, increase in carrying amount of the property was $50,000 with a depreciation charge for the year of 13,000। okay, Radar company accounts for excess depreciation and this has been calculated at 2000। excess depreciation का कॉन्सेप्ट बताया ना फ्रेंड्स? अगर हमने रिवैल्यू नहीं किया होता तो हमारा डेप्रिसिएशन क्या आता, और इवेल्युएशन के बाद जो आ रहा है वो डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं? एक्सेस डेप्रिसिएशन। तो वो क्या बोल रहा है कि एक्सेस डेप्रिसिएशन 2000 है और साल का डेप्रिसिएशन 13,000 है। ओके, अब बोल रहा है for each of the following items wherein the statement of profit or loss and other comprehensive item would be included or would it be omitted completely from that statement। ठीक है, तो ए यानी प्रॉफिट और लॉस है, बी यानी ओसीआई, और सी क्या है? ओमिटेड, यानी कि वो कहीं पे आएगा ही नहीं। ठीक है, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन क्या लगता है? पी एंड एल में आएगा, ओसीआई में आएगा, या ओमिट?
एक्सेस डेप्रिशिएशन 2000, भूल गए? सी ओमिटेड, क्यों? वो जो एक्सेस डेप्रिशिएशन है, रज क्या बोल रहा है, क्योंकि लास्ट डे हुआ है ना। क्या लास्ट डे हुआ है? एक्सेस डेप्रिशिएशन नहीं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, पता है? उसको हम बोल देते हैं एक्सेस डेप्रिशिएशन। उसमें क्या था, अमन इज सेइंग बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन सरप्लस में से माइनस होगा। हाँ अमन, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर सी नहीं आएगा। अच्छा, बैलेंस शीट ऑप्शन नहीं दिया इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। आपका आंसर 50% सही है। चलो फोकस। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है रिवैल्यूएशन का, कि आपकी एसेट का वैल्यू हम मार्केट के साथ अलाइन करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने जब एसेट परचेस की होती है उसकी कॉस्ट कम होती है, because of environmental factors, market forces and some other factors, sometimes it may happen that the price of your asset has increased multifold. So in that situation your balance sheet gives misleading figures, or we can say not an appropriate figure. तो अगर कोई आपकी एसेट बुक में 10 lakhs की है और उसका वैल्यू मार्केट में चल रहा है 50 lakhs, तो इट वुड बी गुड एंड अ बेटर प्रेजेंटेशन कि आपके बुक्स में भी उस एसेट की वैल्यू 50 लाख हो जाए। उसे हम क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन करेंगे तो क्या करेंगे? एसेट का वैल्यू बढ़ाते हैं हम, राइट? तो उसका मतलब क्या है कि आज तक आपने सेलेस से अगर उसकी साल 10 साल की एज थी, उसकी रिमेनिंग लाइफ, तो आपका डेप्रिसिएशन क्या होता है? 10 लाख पे बेस्ड होता है, राइट? लेकिन क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन किया तो अब आपका डेप्रिसिएशन 50 लाख पे बेस्ड होगा। तो अगर मैं बोलूं कि अगर 10 लाख का जब अमाउंट बचा था, उसकी रिमेनिंग लाइफ 10 इयर्स थी, तो यानी अगर आप हर साल 1 लाख डेप्रिसिएशन लेने वाले थे, राइट? और अभी भी इसका रिमेनिंग लाइफ 10 है, तो आप हर साल कितना डेप्रिसिएशन लेने वाले हो? 5 लाख। डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। यानी कि डेप्रिसिएशन से आपका प्रॉफिट रिड्यूस होता है, लेकिन लॉजिकली आप देखो कि आपका प्रॉफिट 1 लाख से रिड्यूस होता अगर आपने रिवैल्यूएशन नहीं किया होता। और रिवैल्यूएशन तो क्या है फ्रेंड्स? इट इज एन अनरियलाइज्ड गेन। क्या मुझे अभी 40 लाख मिले? नहीं, अगर मैं बेचूंगा तो ही मिलेंगे। तो लॉजिकल व्यू ये है कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपने जस्ट क्योंकि आपने आपका एसेट की वैल्यू बुक में चेंज कर दी और आपका प्रॉफिट कम हो जाए, ये तो गलत है ना। इसलिए हम ये जो चेंजेस होते हैं उसमें क्या करते हैं? असेट डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, और कहां ले जाते हैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस में, ठीक है। ये क्या ले जाते हैं फ्रेंड्स? पूरा असेट का वैल्यू और उसका जो भी डेप्रिसिएशन खड़ा था वो। यहाँ पे एक्सेस डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं है। गॉट इट? अगर 10 लाख टू 50 लाख हो गया तो हम 40 लाख एसेट में डेबिट करते हैं, और जो भी उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, क्योंकि हमें उसको बुक्स में से हटाना है, तो उसे भी डेबिट कर देते हैं। और क्रेडिट क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्यों P&L नहीं करते? क्योंकि ये अनरियलाइज गेन है। तो अभी आप समझो कि ये क्या होता है कि एवरी ईयर 5 लाख डेप्रिसिएशन अब जाएगा P&L में। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या बोला? यू मे ट्रांसफर revaluation surplus to retained earnings for excess depreciation। तो उसका इंपैक्ट क्या होगा कि ये 5 लाख तो डेप्रिसिएशन जाने ही वाला है P&L में, लेकिन हम दूसरा एंट्री क्या करते हैं? डिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करते हैं टू रिटेन्ड अर्निंग। यानी एक बाजू हम क्या करते हैं? 5 लाख से P&L डेबिट किया और 4 लाख से क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एक्सेस डेप्रिसिएशन 4 है ना। अगर आपने रिवैल्यूएशन किया ही नहीं होता तो 4 लाख का ही डेप्रिसिएशन होता ही नहीं, सिर्फ 1 लाख होता। तो अभी जो आपका P&L डेप्रिसिएशन 5 लाख है उसको हम नलीफाई कर देते हैं। कैसे? रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट करते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस से, यानी कि आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस भी कम होगा और आपका रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट किया यानी कि काइंड ऑफ प्रॉफिट।
तो नेट इफेक्ट क्या होता है कि आपका डेप्रिसिएशन 1 लाख ही होता है। लेकिन मैंने क्या बोला, आईएएस ने क्या बोला, यू मे, यानी कि ये एक ऑप्शनल सिस्टम है। अगर आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो आपका प्रॉफिट 5 लाख से 5 लाख ही जाएगा, कम होगा, क्योंकि आपने कोई ऑप्शन एक्सरसाइज किया ही नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन का लॉजिक मैंने आपको समझाया कि ये ऑप्शन बनाने के पीछे ऐसा लॉजिक है कि कोई अगर ऐसा चाहता है कि उसके बैलेंस शीट में ऐसा ना हो, अरे उसके प्रॉफिट एंड लॉस में, कि जो हमने रिवैल्यूएशन किया उसकी वजह से 4 लाख मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो ये ऑप्शन ले सकता है। पूरी स्टोरी का कहने का रीजन क्या है मेरा, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा ही दिया था, लेकिन मेन बात ये है कि इट इज एन ऑप्शनल थिंग। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन से कभी इंपैक्ट नहीं आएगा P&L OCI में, ऐसा नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग में ही आएगा, आएगा तो। और कब आएगा, क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली बोलेगा तो, गॉट इट, क्योंकि ये ऑप्शनल पॉलिसी है। तो पेपर सेटर को आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मैंने एक्सेस डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करने वाली मेथड अप्लाई की है, गॉट इट। तो क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं है, अकाउंट्स फॉर एक्सेस डेप्रिसिएशन एंड दिस हैज बीन कैलकुलेटेड एट 2000, ठीक है, तो वो कहां जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स, गॉट इट। तो वो क्या है, बैलेंस शीट आइटम है दोनों। और अगर ये बोला ही नहीं होता, सिर्फ इतना बोला होता कि एक्सेस डेप्रिसिएशन 2000, तो वो भी नहीं होता, गॉट इट। पूरा मैं समझाना क्या चाहता हूं कि ये जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है ना, वो ऑप्शनल कॉन्सेप्ट है। अगर वो क्वेश्चन बोलेगा तभी उसका इफेक्ट आएगा, गॉट इट। और आएगा तो भी कहाँ आएगा, जो अमन ने बोला, बैलेंस शीट में से वो रिजर्व सरप्लस में से निकाले देंगे, ठीक है। तो अगर उसने बोला होता कि एक्सेस डेप्रिसिएशन का आपको करना है, तो भी क्या होता, P&L और OCI में तो नहीं आता उसका इम्पैक्ट, गॉट इट। पर्पस इतना ही था कि वो ऑप्शनल है, ये समझाना, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट कहाँ ले जाएंगे, ऑब्वियसली OCI, और डेप्रिसिएशन चार्ज P&L में ले जाएंगे, सिंपल। 297 क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी हैड बीन रिवैल्यूड इन एन अर्लिंग, यानी कि पहले रिवैल्यू हुई थी, कैरिंग अमाउंट क्या था 140, डिस्पोजल प्रोसीड्स 165, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, डिस्पोजल डेट 15। क्या लग रहा है, आता है आपको ये, स्टडी किट में तो कहीं था नहीं शायद, पता है ये कॉन्सेप्ट। कैरिंग अमाउंट 150 है, हमने 165 में बेचा, और जब बेचा तब उसके रिलेशन, क्योंकि अर्लियर हमने क्या किया हुआ था, रिवैल्यूएशन किया हुआ था, तो बोल रहा है कि वही एसेट का रिवैल्यूएशन सरप्लस भी पड़ा है 15 का, कैरिंग अमाउंट था 150 और हमें डॉलर कितने मिले 165। तो हाउ शुड यू अकाउंट, क्या लग रहा है, बोलो बोलो। डी, बाकी लोगों को कुछ लग ही नहीं रहा है क्या,
तो सिंपल फॉर्मूला है फ्रेंड्स, जब भी आप एसेट निकाल देते हो तो उसके रिलेटेड सारी चीज निकाल देनी है। तो अगर उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा ना तो वो भी निकल जाएगा, और उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो हमें वो भी निकाल देना है। क्यों? क्योंकि एसेट ही नहीं बचा तो उसका सरप्लस वगैरह रख के क्या फायदा। तो आप समझो, कैरिंग अमाउंट यानी क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो निकाल ही रहे हो। डिस्पोजल प्रोसीड यानी कि हमारा गेन कितना है, गेन हमेशा हम कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करते हैं फ्रेंड्स, ना हम कॉस्ट से नहीं करेंगे। गॉट इट? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट के साथ हम क्या कंपेयर करते हैं, प्रोसीड्स, और उसको क्या बोलते हैं, गेन। तो गेन आपका 15,000 है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपने 165 में बेचा, जो आपका कैरिंग अमाउंट 150 था। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसका क्या करोगे, and a transfer within the statement of changes in equity of 15,000 from revaluation surplus to retained earnings. Got it? यानी क्या करना है, हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करना है टू रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि हमने एसेट बेच दी तो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हम क्यों रखेंगे, राइट? वो तो उस एसेट के कॉन्टेक्स्ट में था ना। अब अगर एसेट ही बेच दी तो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस हम क्यों रखें। गॉट इट? और प्रॉफिट गिनने में तो सिंपल ही है, क्या है, कैरिंग अमाउंट और प्रोसीड्स कंपेयर की जाती। स्टार ट्रक कंपनी एस्टिमेटेड इट्स इनकम टैक्स लायबिलिटी, करंट ईयर का एस्टिमेशन क्या है, 15,000। द इनकम टैक्स चार्ज डिक्लोज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाज 14,200। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, कि बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में टैक्स कितना दिखा रहा हूं मैं, 15,000, और बोल रहा है पी एंड एल में इनकम टैक्स मेरा 14,200 है। अब बोल रहा है कि ऐसा कब हो सकता है, बोलो फटाफट, इजी है ये। ऐसा कब होगा कि आपका करंट ईयर का एस्टिमेशन 15,000 है तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में तो वही होता है, लेकिन पी एंड एल में वही 15,000 14,200 है, तो ऐसा कब होगा। हाँ, ओवर प्रोविजन कब, लास्ट ईयर में ओवर प्रोविजन किया होगा, राइट? परफेक्ट। उसकी वजह से क्या होगा, लास्ट साल हमने 800 का ज्यादा एक्सपेंस बुक कर दिया होगा, तो इस बार 800 क्रेडिट बैलेंस होगा टीवी में, तो 800 माइनस प्लस 15,000 यानी कि 14,200 आता ही है आपको, क्योंकि आपने आंसर बता दिया है। 299, डिटेल ऑफ टू ऑफ क्लूनीज ट्रांजैक्शंस, ईयर एंडेड कौन सा है, 31 अगस्त। क्लूनी सोल्ड अ मशीन टू कस्टमर पीट कब, 28 अगस्त को। पीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द मशीन फॉलोइंग डिलीवरी। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, इंस्टॉलेशन, हमने बस सेल कर दिया है, अब इंस्टॉलेशन और मशीन करना क्या करना है, डिलीवरी के बाद पीट का काम है। ठीक है, क्लूनी सोल्ड अ नंबर ऑफ फूड मिक्सचर्स टू डेमोन ऑन क्रेडिट। डेमोन कलेक्टेड द फूड मिक्सचर्स फ्रॉम क्लूनी, उसने उसका मिक्सर कलेक्ट कर लिया, अरे अभी तक पैसा नहीं दिया। तो सेल्स रेवेन्यू किस में रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली बोथ। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, रिस्क रिवर्ट ट्रांसफर करने का था। तो यहाँ पे देखो, हमने जब सेल कर दिया और उसको इंस्टॉल और ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी किसकी है, पिट की है, तो यानी कि हमारा काम खत्म डिलीवरी करने के बाद। अगर इंस्टॉलेशन करना हमारा काम होता तो इंस्टॉलेशन के बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होती, यानी ये तो करनी है। सेकंड में क्या बोला उसने, कि डेमोन कलेक्टेड द फूड मिक्सचर्स, पेमेंट नहीं किया तो क्या हुआ, अगर वो अपने आप फिजिकल डिलीवरी हो गई गुड्स की, तो ऑब्वियसली सेल्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, अनलेस अंटिल वहां सेल्स रिटर्न का क्लोज हो और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस हो, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो दोनों ही आपका सेल्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए।
कापलिन पब्लिसिस, ये अपनी बात कर रहा है। कापलिन पब्लिसिस स्टडी मटेरियल्स एंड रन कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स स्टडीइंग फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंसी एग्जामिनेशंस। उसके दो ट्रांजैक्शंस दिए। फर्स्ट, 10 students enroll on a course due to commence in January 19। कब है ये? दिसंबर 2018 में हुआ है ट्रांजैक्शन, ठीक है। क्या हो रहा है? जनवरी में जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है उसका कितने स्टूडेंट्स? 10 स्टूडेंट्स। क्या है? 1000 पर स्टूडेंट। और सबने क्या किया? एडवांस में फीस दे दी। इफ सोल्ड सेपरेटली द स्टडी मटेरियल्स वुड बी सोल्ड, यानी कि ये हमने 1000 पर स्टूडेंट ले लिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अगर हम चाहे तो 200 स्टडी मटेरियल के और 800 लेक्चर्स के ले सकते थे, ठीक है। यानी कि उसका बाइफरकेशन ये है कि 200 क्या है? स्टडी मटेरियल है और 800 हमारी ट्यूशन फीस है। गॉट इट? स्टडी मटेरियल कब इश्यू होता है? फर्स्ट डे ऑफ द कोर्स, यानी कि जिस दिन जनवरी में बैच चालू होगी ना, उसके फर्स्ट दिन हमें क्या देना है? स्टडी मटेरियल। सेकंड, Kaplan sold study material to 40 self study student, यानी कि ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने बोला कि भाई हम ब्रिलियंट है, हमें आपके साथ ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस हमको मटेरियल दे दो। तो क्या हुआ? 40 सेल्फ स्टडी स्टूडेंट एट 400 पर स्टूडेंट, उसको हम नो फर्दर सपोर्ट, यानी कि क्वेरी ब्वेरी हमको मत पूछना भाई, क्या ये सेल्फ स्टडी है। और हमने कब डिलीवर किए? 31 दिसंबर को। तब हमें बताओ कि क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे? नो आइडिया? चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखो, 16,000, या परफेक्ट। क्योंकि इसमें क्या था? स्टडी मटेरियल का हमारा ऑब्लिगेशन कब फुल होने वाला है फ्रेंड्स? फर्स्ट डे ऑफ कोर्स। और टीचिंग, दो ऑब्लिगेशन है, एक तो हमें स्टडी मटेरियल देना है और एक टीचिंग देना है। तो स्टडी मटेरियल कब देंगे हम? जब पहला दिन होगा बैच का तब। और टीचिंग हम कब करेंगे? वो भी जनवरी से स्टार्ट होगा। तो वर्डिंग क्या था हमारा फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर में? सेपरेट ऑब्लिगेशन, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, राइट। तो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जब फुलफिल होता है तब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो। तो ना ही आपने उसको स्टडी मटेरियल दिया है और ना ही आपने उसको टीचिंग दिया है, तो ये जो एडवांस है वो पैसा तो आ गया है, लेकिन आपका सेल्स रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे सेकंड में क्या था फ्रेंड्स? हम सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद हमारा काम खत्म भाई। हम कोई क्वेरी वेरी उसका सॉल्व, कोई सपोर्ट हमें देना ही नहीं है। तो जिस दिन आपने डिलीवरी कर दी आपका काम खत्म, राइट। तो हमने अगर डिलीवर कर दिया साल खत्म होने से पहले तो उसका 16,000 हम बुक कर लेंगे। सिंपल। चलो नेक्स्ट। Vostok sells computer games and is the sole distributor of a new game. क्या? Avalanche. Customer demanded for the new game has resulted in lots of advance orders pending release of the game. यानी कि ऑर्डर्स चालू हो गए लेकिन हमने अभी तक क्या गेम रिलीज नहीं की है, ठीक है। मार्केट में गेम रिलीज नहीं हुई है। At 31st July 2012, Vostok had received customer orders and deposits, यानी कि 5 लाख के तो कस्टमर ऑर्डर और डिपॉजिट आ चुके हैं। और वोस्टॉक को क्या लग रहा है कि ये सब ऑर्डर्स कब डिस्पैच कर देगा वो? बाय 31 दिसंबर। और हमारा साल कब खत्म हो रहा है फ्रेंड्स? यानी कि 31 जुलाई को हमारा ईयर एंड है। हम सब ऑर्डर फुलफिल कब करने वाले हैं? 1 दिसंबर को। और आज तक हमारे पास कितना है? $5 लाख एडवांस आके पड़ा है। तो बताओ सेल्स रेवेन्यू क्या बुक होगी? 0। परफेक्ट। क्योंकि 5 लाख का हमने तो कोई ऑब्लिगेशन खत्म किया ही नहीं है ना। हमारा ऑब्लिगेशन क्या होगा फ्रेंड्स? हमें उसको गेम देनी है, तो गेम तो हमने दिया ही नहीं ना, हम वो 1 दिसंबर को देने वाले। तो 0। 302।
स्क्रबर प्रोवाइड्स कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग सर्विसेज, ओके क्लीनिंग सर्विसेज है कॉमर्शियल प्रीमाइसिस में। क्या है हमारा एनुअल फी 1200 based upon providing an agreed level of service each month in an office block there are 12 business which use scrubber to provide cleaning services, यानी कि एक ऑफिस ब्लॉक में 12 ऑफिस में हमारा क्लीनिंग सर्विस हो रहा है। At 1st April 2015 4 businesses had paid 1 month in advance। क्या बोल रहा है वो, 4 क्लाइंट ने क्या किया 1 मंथ एडवांस पे कर दिया। लेकिन उसी के साथ क्या हुआ, 2 कस्टमर है उनका 1 मंथ अरियर है, यानी कि हमने 1 महीने काम कर दिया लेकिन पैसा बाकी है। 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस दे दिया, 2 लोग ऐसे कि उनका भाई 1 महीने का बिल चढ़ गया है। With effect from 31st August 2015, one customer terminated their agreement with scrubbers। यानी कि 31st August 2015 को क्या हुआ, एक क्लाइंट गया, ठीक है, लेकिन उसी वक्त हमने क्या किया 2 नए ऐड किए, एक गया और 2 नए ऐड किए। टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर, यानी कि ये जो 2 नए हैं वो कब से काम चालू होगा फ्रेंड्स, 1 दिसंबर। As at 31st March 2016, the same 4 businesses had paid 1 month in advance and 2 customers were in arrear। पता चला ये लाइन में क्या बोल रहा है कि जो आगे हमने डिस्कस किया ना, क्या डिस्कस किया कि 4 लोग हैं जिन्होंने 1 मंथ एडवांस दे के रखा है और 2 लोग हैं जिनका 1 मंथ का बाकी है। वो बोल रहा है कि साल के शुरुआत में भी ऐसा था और साल के एंड में 31 मार्च को भी सेम, वो 4 लोग का एक एडवांस था 1 महीने का और वो जो 2 लेट लतीफ है उन लोगों का एरियर है 1 मंथ का। Each annual service contract is regarded as a contract which gives rise to obligation which are satisfied over a period of time। over a period of time पता है ना, हमारे उसमें 2 कॉन्सेप्ट थे, एक क्या था एट द पॉइंट ऑफ सेल और दूसरा क्या था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बोलो सेल्स रेवेन्यू कितनी बुक करनी चाहिए उसको, ईयर एंडेड 31st मार्च 2016। चलो मैं बता देता हूँ। पहली बात, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम सर्विस दे देते हैं ना तब वो रिकॉग्नाइज होता है, यानी कि हम जब जाके क्लीनिंग सर्विस कर देते हैं मंथ में तो हमारा रेवेन्यू ड्यू हो जाता है। पैसा एडवांस आए या ना आए वो नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। हमारा रिलेशन जो हमारा डेफिनेशन है वो कैश कलेक्शन पे बेस्ड नहीं होता है, वो ओवर अ पीरियड जो हमारा ऑब्लिगेशन है उस पे बेस्ड है, राइट। तो सिंपल सी बात है, उसने क्या बोला, साल के शुरुआत में क्या था 4 लोग थे, 4 मेंबर थे जिन्होंने एडवांस दिया हुआ था और 2 लोग थे जिन्होंने क्या किया था 1 मंथ का अरियर बाकी था, ठीक है। और कस्टमर कितने थे हमारे 12। लेकिन एक बंदे ने बीच में से छोड़ दिया था, राइट। कौन सा था वो, यहाँ पे एक था ना, 1 कस्टमर 31st अगस्त से, यानी कि अगस्त के बाद एक कस्टमर ने एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया और दूसरा क्या था 2 एडिशनल थे, लेकिन कब से 1 दिसंबर से। तो देख पूरे साल के लिए कितने कस्टमर थे, चलो चैट में लिखो, नंबर लिखो, पूरे 12 महीने हमने कितने कस्टमर का काम किया। ब्रज इज राइट 11, पूरे 12 महीने, क्योंकि देखो वो जो आपके 2-3 आए ना वो तो बाद में आए,
तो जो स्टार्टिंग से थे वो एंड तक ही थे, बस एक बंदा था जो अगस्त में चला गया। गॉट इट? तो फुल ईयर क्या थे? 11 क्लाइंट्स थे आपके। तो उनका क्या बिल आएगा? हमारा प्राइस क्या था फ्रेंड्स? 1200। तो 11 इंटू 1200 क्या आएगा? 13200। तो पूरे साल वाला कैलकुलेशन तो खत्म। अब फ्रेंड्स एक बंदा था जिसने अगस्त में छोड़ दिया, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ का लिया उसने, एक ही बंदा था। तो 1 इंटू 1200 इंटू 5 कितना हुआ? सॉरी सॉरी सॉरी, 1200 क्या है? एनुअल फी है, तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। यानी क्या होगा? 1200 इंटू 5/12 कितना आएगा? 500। और उसने क्या किया था? काम छोड़ दिया, लेकिन हमने 3 नए कस्टमर भी लिए। कब लिए? 1 दिसंबर से। यानी कि उनका टाइम क्या होगा फ्रेंड्स? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स। 2 कस्टमर, 4 मंथ्स, राइट? तो 2 इंटू 1200 इंटू 4/12 क्या आएगा? 800। जो भी आंसर है टोटल वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, इजी था ना? Hamilton provides internet and website support services. On 1st September, agreed a 3-year support service with a customer at a total price of 2250. On 1st September, ठीक है? और इसका ईयर एंड कब हो रहा है फ्रेंड्स? 31 मार्च। 3 ईयर से उसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? ओवर अ पीरियड वाला बात हो गया ना। और आपका ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 2018, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च कितने मंथ्स हुए? आंसर ही ला दिया। ठीक है, तो फिर 7 मंथ गिनना है आपको, ठीक है? 3 साल में से, यानी पहले क्या करोगे? 2250 डिवाइड बाई 3 करोगे, और उसको क्या करोगे? 7/12। चलो ये 3045 कर देते हैं ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए अपना, ठीक है? उसके बाद क्या बचेगा? डिस्क्लोजर नोट्स और इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड और रेवेन्यू। बस कैश फ्लो तो हमने कर दिया, यानी 329 तक जाना है हमें। अभी हम कहाँ पे? हाँ, 345। चलो 304 कर देते हैं। At 1st January 2018, Clarinet Company had an estimated income tax liability of 2350. Okay. The liability was settled by a payment of 2050 in March 2018. सबसे पहले ये देखो हमारा ईयर एंड कब है? 31 दिसंबर 2018। ठीक है, यानी कि वो जो साल था ना, उस पर हमारा एस्टिमेट क्या था फ्रेंड्स? 2350। मार्च में हमने 2050 से फ्रेंड्स सेटल किया है। सेटल किया है उसका मतलब क्या है? कि आपका इतना ही बनता था, नहीं तो सेटल नहीं होगा। तो 2050 का हमने पेमेंट किया। देखो ये 2018 यहाँ पे खत्म हो गया, राइट? 2000 एक मिनट, ऑन 1 जनवरी 2018, यानी कि ये 2017 का जो ईयर एंड था उसका ये एस्टिमेट है, ठीक है? 2018 में हमने क्या किया? 2050 टैक्स पे किया, यानी कि हमने क्या किया था लास्ट ईयर? ओवर प्रोविजन, राइट? Due to challenging trading conditions, Clarinet Company made a loss and expects to recover a repayment of income tax of 2120 during 2019.
अब बताओ प्रॉफिट और लॉस में क्या है? लास्ट ईयर आपने 300 ज्यादा टैक्स कर दिया था, राइट? तो इस बार आपके ट्रायल बैलेंस में ये क्या होगा? क्रेडिट साइड होगा, आपके इनकम साइड। लास्ट साल आपने क्या किया था फ्रेंड्स? 300 का ज्यादा एक्सपेंस बुक किया था, और इस साल वो क्या बोल रहा है कि आपको रीपेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि टैक्स क्रेडिट है। टैक्स क्रेडिट है, लायबिलिटी नहीं है, टैक्स क्रेडिट है 2120। तो लास्ट ईयर का 300 प्लस हो जाएगा, तो आपका 2420 टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। टैक्स क्रेडिट यानी कि आपको टैक्स लेना है गवर्नमेंट से। सर ऐसा होता है अगर हम कम लॉस करें तो, अरे लॉस करें तो गवर्नमेंट टैक्स देती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपने टीडीएस का कॉन्सेप्ट सुना है? अगर बीकॉम वगैरह में आप 11-12 में तो शायद नहीं आता है, नहीं, इनकम टैक्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई इनकम जनरेट करते हो ना, तो उस पर टीडीएस का प्रोविजन होता है। तो जब भी पेयर होता है ना, वो आपका कुछ अमाउंट 10%, 1%, जो भी रेट हो, वो आपका कट करता है और आपके पैन में फिर वो डिपॉजिट कर देता है। तो जनरली क्या होता है कि आपका बहुत सारा प्रॉफिट आता है, लेस से 1 लाख टेस्ट, तो आपका जो भी टीडीएस होता है उसमें एडजस्ट हो जाता है, और उसके बाद जो बचता है वो आप पे करते हो। अगर आपको ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लेना, वो इसलिए है कि आपका टैक्स का पेपर बाकी होगा, ठीक है? और आ रहा है तो वेल एंड गुड। तो जनरली टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है कि जब लॉस था तो कुछ पे करने का तो आ ही नहीं रहा था, और ये जो टीडीएस ऑलरेडी कट हुआ है वो आपको रिफंड मिल जाता है। गॉट इट? तो ये 2120 क्या बोल रहा है, हमको डॉलर्स मिलने वाले हैं, और लास्ट ईयर हमने 300 क्या था, ज्यादा प्रोवाइड किया था। तो यानी कि नेट इफेक्ट क्या आएगा फ्रेंड्स? 2420 का टैक्स क्रेडिट। और क्योंकि 2120 आने वाला है फ्रेंड्स, हर बार क्या होता है वो करंट लायबिलिटी होती है, लेकिन इस बार क्या है, पैसा आने वाला है, तो वो क्या हो गया, 2120 का रिकवरेबल एसेट। यानी बेसिकली बैलेंस शीट में तो करंट ईयर का ही एस्टिमेट जाता है, और प्रीवियस ईयर का जो भी एस्टिमेट होता है उसको एडजस्ट करके हम P&L में ले जाते हैं, राइट? तो उसने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन इसी टॉपिक पे दे दिए। एक बार उसने क्या बोला कि ओपनिंग डेबिट बैलेंस है, तो उसमें आपने क्या किया, एक्सपेंस पड़ा आपका। दूसरी बार उसने क्या बोला, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है, तो उससे क्या हुआ, आपका एक्सपेंस रिड्यूस हो जाता है। और थर्ड सम में क्या बताया उसने, उसने आपका एस्टिमेटेड टैक्स का साइड बदल दिया। हर बार आप क्या होता है, एस्टिमेटेड टैक्स आपका एक्सपेंस होता है, इस बार उसने क्या बोला कि इतने पैसे गवर्नमेंट से मिलने वाले। तो 3 टाइप के आपके क्वेश्चंस आ गए, इसके बाहर से कुछ आ नहीं सकता। लास्ट क्वेश्चन 3045. Benjo company estimated that its income tax liability on the profit for the year ended 30th June 2015 was 16940. ईयर एंडेड 30th जून, और हमें पूछा है 30th जून 2016 का, यानी कि प्रीवियस ईयर का एस्टिमेशन क्या था फ्रेंड्स, 16940। सेटल कैसे किया, 17500 पे करके, यानी कि 16940 का एक्सपेंस बुक किया कब, 2015 में, जून 2015 वाले साल में, और पे कितना किया, 17500, यानी कि अंडर प्रोविजन था फ्रेंड्स। कितना का, 560 से कम एक्सपेंस डेबिट किया था लास्ट ईयर, ओके। और having made a trading loss estimated that it would receive है फ्रेंड्स, receive 4500। तो चलो अब ये वाला तो बता दो आप मेरे को। परफेक्ट। करंट ईयर का तो हमेशा इतना ही आएगा, तो 4500 वाला ही आएगा, क्योंकि रिसीव है तो ये क्या होगा, रिकवरेबल एसेट। तो पेबल पेबल तो गलत ही है। और क्या होता है कि लास्ट ईयर हमने कम पे किया था, तो ये जो क्या है, डेबिट है, सामने आपका टैक्स क्रेडिट है, राइट? सेट करके 394। तो ऑलमोस्ट 17 के मेजर चैप्टर्स कवर कर लिए। अब क्या बाकी रहा है, डिस्क्लोजर नोट्स और आई थिंक इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड और रेवेन्यू। तो कल ये हम खत्म कर लेंगे और उसके बाद 20 भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है?
चलो अभी आपके 3 ही चैप्टर्स बचे हैं, आप लोग रिवाइज करते रहना, नहीं तो अभी एग्जाम आ जाएगी और कुछ आएगा नहीं, ठीक है। एनीवेज आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, कल इसी टाइम पे मिलेंगे। पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।